कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं एलपीएम की शब्दावली, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी चल रही है, पिछले सेशन में भी चली। जिसने क्लास नहीं देखी हो पीछे वाली, वो जाकर देख ले। आज हम आगे शब्दावली स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ। काफ किसको कहते हैं? यानी गाय और भैंस, उसका बछड़ा, नवजात जैसे ही बछड़ा पैदा होता है उससे लेकर 1 वर्ष तक की उम्र तक, 1 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र, तब तक उसको क्या कहेंगे? काफ कहेंगे। यानी जो गाय व भैंस, यानी दोनों बोवाइन होती है, गाय व भैंस का नवजात बछड़े, नवजात बछड़े से लेकर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक की उम्र हो, उसको क्या कहेंगे? बछड़ा कहेंगे। जैसे आज पैदा हुआ, उसके बाद वो 1 वर्ष तक होता है, तब तक वो काफ कहलाएगा। अब 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए, हीपर। हीपर किसे कहेंगे? जिसकी उम्र काफ के बाद में हीपर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा। यानी 1 वर्ष से तो अधिक उम्र हो, लेकिन अभी तक एक भी बार बच्चा नहीं दिया हो, यानी मां नहीं बनी हो, उसको क्या कहेंगे? हीपर। यानी 1 वर्ष से ज्यादा लेकिन अभी तक एक भी बार बच्चा नहीं दिया हो, उसको क्या कहोगे? हीपर। और इसको फीमेल होती है ये, गाय व भैंस की फीमेल बछड़ी, जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो लेकिन एक भी बार बच्चा नहीं दिया हो, तब तक क्या कहलाएगी? हीपर। तो लिख लो फटाफट। गाय व भैंस की फीमेल बछड़ी, फीमेल बछड़ी जो 1 वर्ष से अधिक उम्र, 1 वर्ष से अधिक उम्र हो और अभी तक एक भी बार बच्चे को जन्म नहीं दिया हो। आ गई बात समझ में? हीपर क्या होता है? गाय और भैंस की एक फीमेल बछड़ी होती है, जो जिसकी उम्र 1 वर्ष से तो ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसका काविंग नहीं हुई हो, बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, तब तक क्या कहलाएगी? हीपर कहलाएगी। चाहे ये हीपर एक बार गैबिन भी हो गई है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक ये क्या कहलाएगी? हीपर। गैबिन होने के बाद भी हीपर ही कहलाएगी। ठीक है, गैबिन होते ही ये कव में कन्वर्ट नहीं होगी। अब हीपर आगे चल के किसमें बदलेगी? बच्चा देने के बाद कव में। लिख लो, बहुत ही आसान है। क्या होगा? एक बार, एक भी बार बच्चे को जन्म देने के बाद कव में बदल जाती है। तो ऐसी मादा, ऐसी गाय व भैंस की ऐसी मादा, गाय व भैंस की मादा जिसने जिसने अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में एक, कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, कम से कम एक बार बच्चे को जन्म दिया हो, इसको क्या कहेंगे? कव कहेंगे। काफ, हीपर, फिर कव का कव में बदल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसप्शन क्या होता है। कंसप्शन यानी इसको कहते हैं गर्भ धारण। क्या होता है गर्भ धारण? कंसप्शन दो चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहले निषेचन, और उसके बाद में गर्भाशय जो जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गेमिट, यानी अंडा और स्पर्म, उनको मिलने से जो जाइगोट बनता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट का यूट्रस, यानी जो बच्चादानी की जो दीवार होती है, उस पर चिपकना, यानी प्रत्यारोपण, इम्प्लांटेशन होना,
ये दोनों चीजें होती है उसको कंसप्शन कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्लस इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। निषेचन क्या होता है? अंडा अंडा और जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, उसका मिलना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। निषेचन तो हो गया, लेकिन इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, तो गाय गर्भ धारण करेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि निषेचन होने के बाद ये इम्प्लांटेशन होता है, भ्रूण होता है, वो दीवार पर चिपकता है गर्भाशय की। यदि नहीं चिपकेगा तो गाय गाभिन नहीं होगी, यानी गर्भ धारण नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्शन का आपको सीधा ध्यान रखना है। एक तो निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, इससे क्या बनेगा? निषेचन से जाइगोट, जाइगोट बनेगा। जाइगोट किससे बनता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, अंडाणु का मिलन होता है। ये तो हो गया निषेचन, जाइगोट बन गया। जाइगोट उसके बाद में इम्प्लांटेशन हो, यानी इसका क्या होता है? जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। यदि दोनों प्रक्रिया हो रही है, उस चीज को हम कंसेप्शन कहते हैं या गर्भ धारण कहेंगे। नोट कर लो यहाँ तक। कंसेप्शन क्या है, गाय क्या है, हिपर क्या है, काफ क्या होता है, या आपके कंसेप्शन सीधा एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आगे हम शुरुआत करते हैं क्रिप्टोर्चिड। क्रिप्टोर्चिड क्रिप्टोर्चिड सामान्यतः जब मेल पैदा होता है, जन्म से उसके पूर्व में जो टेस्टिस होते हैं, वर्षण होते हैं, वो एब्डोमन में स्थित होते हैं। लेकिन जैसे पार्चुरेशन का टाइम आता है, वर्षण एब्डोमन से निकलकर वर्षण कोष जो शरीर के बाहर होता है, इंग्वाइनल रीजन में, वहां पे आ जाते हैं टेस्टिस। लेकिन कुछ नर ऐसे होते हैं जिसमें ये वर्षण कोष नहीं आ पाते, या तो एब्डोमन में रह जाते हैं या इंग्वाइनल केनाल में आते आते रास्ते में ही रुक जाते हैं। इस प्रक्रिया को यदि ये नहीं आ पाते हैं, ऐसे नर को क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्चिड। ये बांझ भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। इसमें सामान्यतः बाहर आ जाते हैं तो शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है उनमें, और जो नहीं आ पाते दोनों टेस्ट उसमें शुक्र जनन नहीं हो पाता, क्योंकि शुक्र जनन के लिए अपने शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, और ये कम तापमान कहाँ मिलेगा इसको? वर्षण कोष में, जो शरीर के बाहर होते हैं। इसके कारण शुक्र जनन हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऐसा नर यानी मेल, मेल जिसमें एक एक या दोनों वृषण, वर्षण यानी टेस्टिस एब्डोमन यानी पेट से वृषण जो कोष होता है, ये शरीर के बाहर होता है। ठीक है, वृषण कोष में नहीं उतर पाते, में नहीं आ पाते, ऐसे मेल को, ऐसे नर को क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्चिड। यानी टेस्टिस का वर्षण कोष में नहीं उतर पाना जन्म के बाद, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्चिड कहेंगे। वर्षण कोष में नहीं आ पाते क्योंकि शुक्र जनन के लिए, शुक्र जनन के लिए टेस्टिस का वर्षण कोष में
वृषण कोश में आना जरूरी होता है क्योंकि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो शुक्र जनन होता है। लेकिन यदि नहीं आ पाए तो शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। यदि एक टेस्टिस आ गया और एक नहीं आया तो शुक्र जनन होता है और वो मेल फर्टाइल होता है, बांझ नहीं होता। लेकिन दोनों ही नहीं आ पाए, दोनों ही पेट में रह गए या इंक्वाइनल रीजन में कहीं भी अटक गए, वृषण कोश में नहीं आ पाए, तो वो मेल बांझ होता है। लेकिन एक आ गया और एक नहीं आया तो फिर वो फर्टाइल होता है। ये कंडीशन ज्यादातर घोड़ों में मिलती है, ठीक है। जो स्टालियन होता है उनमें कंडीशन कॉमन ज्यादातर मिलती है। अब ऐसी कंडीशन है फीमेल में फ्री मार्टिन। क्या होती है फ्री मार्टिन क्या होती है? ये जन्मजात बांझ फीमेल होती है। और जन्मजात बांझ क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग जो सेक्स होता है, मेल और फीमेल, दोनों एक ही गर्भ में पलते हैं, जुड़वा बच्चे हो, दोनों एक ही गर्भ में पलेंगे। तो कंडीशन क्या होगी? जो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है, सांझा रक्त परिसंचरण के कारण जो मेल का टेस्टोस्टेरोन निकलकर फीमेल के अंदर चला जाता है और वहां पे मुलेरियन डक्ट के विकास को रोकता है। कौन रोकेगा? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है? नर से, मेल के टेस्टिस से। और मुलेरियन डक्ट का विकास रुक जाएगा, जिससे फीमेल में क्या हो जाएगा? फीमेल की बच्चादानी का विकास नहीं हो पाएगा, छोटी रह जाएगी। जो छोटी रहने के कारण फीमेल बांझ होती है। क्या होगा? जुड़वा बच्चे हो अलग अलग सेक्स के। फ्री मार्टिन यह जन्मजात बांझ फीमेल होती है। जन्मजात है यानी जन्म से ही बांझ है, बांझ फीमेल होती है। इसमें 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 गर्भ में अलग अलग लिंग यानी मेल और फीमेल, गर्भ में अलग अलग लिंग के जुड़वा बच्चे यदि आपस में साझा रक्त परिसंचरण से जुड़े हो तो क्या निकलेगा? नर यानी मेल से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जाएगा? फीमेल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल की जो मुलेरियन जो डक्ट होती है, इसके विकास को रोक देता है। इसके मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देता है। मुलेरियन डक्ट का विकास रुक जाएगा तो उसकी जो फीमेल होती है बच्चादानी छोटी रह जाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी, वो फीमेल बांझ हो जाएगी। रोक देता है। और जो फीमेल पैदा होती है वो जन्मजात बांझ होती है। वो जन्मजात बांझ पैदा होगी, जबकि जो मेल है, जो नर है,
जबकि नर सामान्य पैदा होता है। नर में कोई दिक्कत नहीं है। अत्याचार किसके साथ हुआ? फीमेल के साथ। जबकि नर सामान्य पैदा हुआ। दोनों कंडीशन सिंपल है। क्रिप्टोर्चिड टेस्टिस नहीं आ पाए। टेस्टिस किस में रहेंगे? नर में, मेल में। टेस्टिस उतर नहीं पाते वर्षण कोश में। नहीं उतर पाए तो तापमान उसका कम चाहिए शुक्र जनन के लिए, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए ये कंडीशन तो नर में है क्रिप्टोर्चिड, वर्षण कोश में वर्षण नहीं उतर पाने से है। और फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन में तो जन्मजात बांझ फीमेल पैदा होती है। क्यों हो रही है? जुड़वा बच्चे है, ट्विंस है ये आपस में, इनको मैं ट्विंस कह दूं, ट्विंस है, अलग अलग सेक्स के है। क्या ध्यान रखना है? अलग अलग लिंग, यानी अलग अलग लिंग के हैं और साझा रक्त परिसंचरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग लिंग के जुड़वा बच्चे हो और आपस में जो साझा रक्त परिसंचरण, इसको अंडरलाइन कर लो, से जुड़े हुए, यानी मेल का ब्लड फीमेल में जा रहा, फीमेल का मेल में आ रहा। तो मेल में क्या बना? टेस्टेस्ट्रोन। टेस्टेस्ट्रोन निकल कर कहाँ गया? फीमेल में। फीमेल में जाके मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक दिया। मुलेरियन डक्ट ही तो ये बच्चादानी का निर्माण करती, बच्चेदानी को विकसित करती, गर्भाशय यूट्रस का विकास करती है मुलेरियन डक्ट। इसका विकास रुक जाएगा, यानी जो बच्चादानी है या जो गर्भाशय है उसका विकास नहीं हो पाएगा, छोटा रह जाएगा, जिससे फीमेल क्या हो जाएगी? बांझ, जन्मजात बांझ। लेकिन मेल पर कोई इफेक्ट नहीं है, नर सामान्य पैदा होगा। दोनों जुड़वा बच्चे में से सामान्य नर पैदा होगा। अब एग्जामिनर जुड़वा बच्चे तो लिख देगा, लेकिन कह देगा मेल मेल पैदा हो, मेल फीमेल पैदा हो, या फीमेल फीमेल पैदा हो। तो कंडीशन कंडीशन क्या होगी? फीमेल, मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल जुड़वा होनी चाहिए आपस में, है ना। मेल मेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, फीमेल फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेल और फीमेल यदि एक ही गर्भाशय में है और आपस में साझा रक्त परिसंचरण से जुड़े हुए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फीमेल के साथ दिक्कत होगी और बांझ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट। अब हम बात करते हैं फर्टिलिटी क्या होती है। फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता क्या होती है? फर्टिलिटी किसी पशु की बड़ी संख्या में जीवित बच्चे पैदा करने की क्षमता है, ये कैपेसिटी है। इसके में कोई पशु अपनी संतान बड़ी संख्या में पैदा कर सकता है। जो जितनी ज्यादा संख्या में करेगा उसकी फर्टिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो किसी पशु द्वारा बड़ी संख्या में जीवित बच्चा क्या होना चाहिए? जीवित, जीवित बच्चे पैदा करने की क्षमता, पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है? फर्टिलिटी। यानी जीवित बच्चों को पैदा करने की क्षमता है। जो जितनी ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा कर सकता है उसकी फर्टिलिटी उतनी ज्यादा होती है। एक आता है सुपर फकंडेशन, फर्टिलिटी से संबंधित टर्म है सुपर फकंडेशन। ठीक है, सुपर फकंडेशन क्या होता है? सुपर फकंडेशन क्या होता है? सुपर फकंडेशन यानी दो से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं किसी पशु में और अलग अलग नर के हो। मादा तो एक ही रहेगी लेकिन अलग अलग नर के हो। जैसे हीट पीरियड के दौरान वो अलग अलग नर से मेटिंग करती है, संबंध बनाती है, तो जो पैदा होते हैं वो बच्चे अलग अलग नर के होंगे और एक ही हीट पीरियड के दौरान वो अलग अलग नर से मेटिंग करती है। जैसे आपको बीच में देखा होगा कुत्ते में, जब बीच हीट में आती है तो उसका हीट पीरियड, स्ट्रेस पीरियड लंबा होता है, लगभग 8 से 9 दिन तक। उस दौरान वो अलग अलग अंडे रिलीज करती है टुकड़ों में और अलग अलग नर यानी मेल होता है उससे मेटिंग करती है। तो जब आपने देखा होगा जो पप्पी, जब कुत्ते के बच्चे पैदा होते, कोई काले रंग का हो गया, कोई व्हाइट रंग का हो गया, कोई काला व्हाइट हो गया,
तो वो अलग अलग मेल से क्रॉस के कारण एक ही हीट पीरियड के दौरान बहुत सारे नर से, यानी दो या दो से ज्यादा नर से क्रॉस कर लेती है, उनसे मेटिंग कर लेती है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अलग अलग नर के होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, ये जो घटना होती है, इसको क्या कहेंगे? सुपर फर्केंडेशन। लेकिन कोई पशु एक ही बच्चा पैदा कर रहा हो, चाहे वो दो नर से भी मेटिंग करे मेल से, लेकिन रहेगा एक नर का ही, क्योंकि एक स्पर्म एक ही ओम को फर्टिलाइज करता है। एक स्पर्म एक ओम को करेगा, इसलिए एक बच्चा पैदा होगा वो एक नर का ही रहेगा। लेकिन अलग अलग बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जब मेटिंग किसी से हो रही है तो उसका स्पर्म जाके किसी अंडे को फर्टिलाइज कर दिया। जैसे बी मेल है, उसका जो स्पर्म आया वो अलग अंडे को फर्टिलाइज कर दिया। इससे अलग अलग मेल के यानी नर के बच्चे पैदा होते हैं। तो उस घटना को सुपर फर्केंडेशन कहते हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना, एक ही हीट पीरियड के दौरान। ठीक है, लिखो परिभाषा। जब एक ही हीट पीरियड के दौरान, हीट पीरियड तो एक ही होता है, लंबा रहता है, कि हीट पीरियड के दौरान जब दो या दो से अधिक अधिक नर से क्या हो जाए, मेटिंग, संबंध बन जाए, मेटिंग होने पर वह दो से ज्यादा अंडे अंडे निकलते हो तो पैदा होने वाले बच्चे बच्चे अलग अलग नर के होते हैं। बच्चे अलग 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 नर के होते हैं। इस घटना को क्या कहोगे? सुपर फर्केंडेशन। बहुत सिंपल है। एक ही हीट पीरियड के दौरान जब दो या दो से अधिक नर है, उनसे यदि मेटिंग होने पर दो या दो से ज्यादा अंडे निकलते हो, किससे? ओवेरी से, तो वो अलग अलग नर से फर्टिलाइज हो जाएंगे और पैदा होने वाले बच्चे अलग अलग नर के होते हैं। इस घटना को सुपर फर्केंडेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिच। क्या है? कुतिया। हीट पीरियड के दौरान वो अलग अलग नर से मीटिंग करती है और बहुत सारे अंडे निकालती है, दो या दो से ज्यादा, तो आपस में वो अलग अलग नर के बच्चे पैदा होते हैं। इस घटना को सुपर फर्केंडेशन कहते हैं। एक होता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन सुपरफिटेशन क्या होता है? सुपरफिटेशन, इसमें क्या हो जाता है, जब मादा गर्भ धारण कर चुकी है, यानी मादा प्रेग्नेंट है, उसके बाद में मादा दोबारा हीट में आ गई, गर्भ धारण भी कर रखा और हीट में भी आ गई। हीट में आने के बाद मेटिंग हो गई और उस मेटिंग से निषेचन हो गया। पहले से गर्भ धारण है, मादा फिर से हीट में आई और फिर से उसकी मेटिंग हुई और गर्भ धारण हो गई। तो जो गर्भ धारण होता है वो भी फीटस के रूप में बदल जाता है और प्रेगनेंसी के अंदर चला जाता है। यानी दोबारा गर्भ धारण के बाद भी दोबारा गर्भ धारण करना, समझ गए? यानी दोबारा गर्भ धारण होता है इसमें, यानी दोबारा, ये मैं लिख रहा हूं ऐसे समझने के लिए, दोबारा गर्भ धारण होता है, धारण होता है प्रेग्नेंट फीमेल में, पहले से प्रेग्नेंट फीमेल में। ठीक है, बहुत आसान याद रहेगा ये, पहले से प्रेग्नेंट फीमेल में, ऐसा क्यों, किस में होता है? सुअर में। जब सुअर की मादा प्रेग्नेंट हो जाती है फिर वो वापस हीट में आती है
और वापस गर्भ धारण कर लेती है, तो इस घटना को सुपर फिटेशन, देखो ये नाम फिटेशन का मतलब फीटस के ऊपर फीटस हो गया, पहले से गर्भित है उसके बाद में वापस गर्भ धारण कर लेती है, तो वो दूसरा और फीटस पैदा हो गया, इस घटना को सुपर फिटेशन कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा लिखो, ऐसी मादा जो पहले से गर्भ धारण कर रखा है, कर रखा हो, और और दोबारा क्या आ जाए, हीट में आ जाए, हीट में आने पर फिर से गर्भ धारण कर ले, फिर से गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण कर ले, तो इस घटना को, तो इस घटना को सुपरफिटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें तो एक ही हीट पीरियड आया और लंबा हीट पीरियड चला, अलग अलग नर से क्रॉस हुआ, इसमें नर अलग अलग नहीं है, अलग अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हीट पीरियड अलग अलग है, यानी इसमें हीट पीरियड अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया? हीट पीरियड अलग अलग क्यों है? पहली बार गर्भ धारण किया तो हीट पीरियड अलग था, प्रेग्नेंट होने के बाद दूसरी बार हीट में आई, वो हीट पीरियड अलग है। इसमें हीट पीरियड एक ही होता है, लंबा चलता है, और नर अलग अलग होते हैं, मेल अलग अलग से मेटिंग होती है, और एक ही हीट पीरियड के दौरान एक बार प्रेग्नेंट होती है और बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें पहले से प्रेग्नेंट है, फिर हीट में आई, फिर वापस प्रेग्नेंट हुई, अलग अलग हीट पीरियड का परिणाम है ये, अलग अलग। इसको स्टार लगा लो, यहाँ पे एक ही हीट पीरियड के दौरान ये घटना होती है और नर अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग नर से मेटिंग होती है, तो अलग अलग नर के बच्चे पैदा होने को सुपर फकंडेशन और सुपर फिटेशन, यानी पहले से प्रेग्नेंट है फिर वापस हीट में आई। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सुअर, सुअर यानी सौ, सुअर की मादा में ऐसा देखने को मिलता है और कुतिया में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे समय तक हीट में रहती है बीच, तो अलग अलग नर से मेटिंग करती है, अलग अलग नर से मेटिंग करेगी तो उसके भी बच्चे पैदा होंगे। और इसमें क्या कहे, गर्भ धारण तो कर लिया लेकिन फिर हीट में आ गई, फिर गर्भवती हो गई, तो ये घटना सुअर में होती है। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं कलिंग की। जो मैनेजमेंट होता है डेयरी फार्म में, कलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कलिंग यानी क्या होता है? छटाई करना पशुओं की, जिनका उत्पादन कम हो गया हो, जो पशु ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसकी हम क्या करते हैं? कलिंग, छटाई, यानी उसको जो हर्ड है उससे हटा देते हैं। इस घटना को, प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कलिंग। जिनका उत्पादन कम हो चुका हो, जो फायदेमंद नहीं है, या ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिनका कोई इलाज नहीं है, या मेस्टाइटिस हो गया हो, अडर पूरा बेकार हो गया है, तो ऐसे पशुओं की हमें कलिंग करनी पड़ती है, यानी छटाई करनी पड़ती है। क्या कहते हैं? कलिंग। कलिंग, इसको छंटाई भी कहते हैं हिंदी में। कलिंग का मतलब छांटना, जो अच्छे पशु है उसको रखना, वो जिनका उत्पादन कम हो गया उसको हटाना। तो क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव और अनडिजायरेबल एनिमल, और अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल एनिमल फ्रॉम हर्ड। हर्ड क्या होता है? पशु का अपना ग्रुप होता है, उनसे जिनका उत्पादन कम हो गया है, जो लाभ नहीं दे रहे हैं, उनको हटाना। तो अनप्रोडक्टिव यानी जिनका उत्पादन उत्पादन
कम हो गया हो, उत्पादन कम हो और अनडिजायरेबल है, जो अवांछित है, हमें नहीं चाहिए, जैसे मेस्टाइटिस हो गया है या ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका उत्पादन कम हो गया। तो एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का भाग है। यानी जिनका उत्पादन कम है उनको हटा दो ताकि प्रॉफिट, फार्म अपना प्रॉफिट में रहे। अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव एनिमल को रखेंगे तो फीड कॉस्ट बढ़ेगी, फीड कॉस्ट बढ़ने से उत्पादन कम हो जाएगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा फार्म लॉस में जाएगा। अनप्रोडक्टिव एनिमल को हटाना। अब कलिंग रेट कितनी हटानी चाहिए पशु, लगभग हर साल, कलिंग रेट ये एग्जाम में आता है, तो लगभग 10 से 15% पशुओं की कलिंग करनी चाहिए। यानी 100 पशु का हमारा फार्म है तो साल में 10 से 15 पशु हमें हटाने हैं, चाहे वो बीमार हो, जिनका उत्पादन कम हो गया हो, मेस्टाइटिस हो गया हो, तो कलिंग रेट कितनी होनी चाहिए, 10 से 15%। ठीक है, कलिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फ्लशिंग की। फ्लशिंग ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, फ्लशिंग क्या है। फ्लशिंग का अर्थ होता है बकरी या भेड़ में जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब उनको अतिरिक्त मात्रा में दाना दिया जाता है। 2 से 3 सप्ताह पहले ब्रीडिंग सीजन के 2 से 3 सप्ताह पहले बकरी और जो भेड़ होती है सिर्फ उसको अतिरिक्त मात्रा में दाना यानी कंसंट्रेट दिया जाता है, लगभग 250 ग्राम के आसपास 2 से 3 सप्ताह तक दिया जाता है। अब अतिरिक्त दाना दे रहे हैं उससे क्या होगा, उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, सिप और गोट तंदुरुस्त हो जाएगी, जिससे उसका क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन, दो या दो से ज्यादा अंडे निकलेंगे तो जुड़वा बच्चे होने का चांस बढ़ेगा। एक तो हम ये फ्लशिंग नहीं कर रहे हैं तो एक ही अंडा निकल रहा था, अब फ्लशिंग कर दी तो 2 अंडे निकल रहे हैं, जिससे जुड़वा बच्चे ज्यादा होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, लेम्ब और किड ज्यादा पैदा होंगे, और ज्यादा पैदा होंगे तो ज्यादा हम उनको मीट के हिसाब से बेच पाएंगे और ज्यादा इनकम होगी। ये भी मैनेजमेंट का भाग हो गया। यानी भेड़ भेड़ व बकरी में ब्रीडिंग सीजन से 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त मात्रा में ना जो खा रही उसके अतिरिक्त मात्रा में क्या दे रहे हैं, अतिरिक्त मात्रा कितनी होती है, अतिरिक्त मात्रा ये लगभग 250 ग्राम डेली, 250 ग्राम डेली अतिरिक्त दाना, या इसको कंसंट्रेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट दिया जाता है। कंसंट्रेट दे रहे हो 2 से 3 सप्ताह तक, यानी हर सप्ताह 2 किलो, तो लगभग 5 किलो के आसपास ये कंसंट्रेट एक सिप और गोट के लिए काफी होता है, तो 5 किलो के आसपास, तो 250 ग्राम डेली देना है, 2 से 3 सप्ताह पहले देना है, ब्रीडिंग सीजन यानी प्रजनन समय आता है उसके 2 से 3 सप्ताह पहले, जिससे क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मल्टीपल ओव्यूलेशन होंगे, यानी 2 अंडे रिलीज होंगे, जिससे जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ती है, दिया जाता है, जिससे मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी इसको हिंदी में क्या कहोगे, दो या दो से अधिक ओव्यूलेशन होता है, 2 या 2 से अधिक ओव्यूलेशन होगा, जिससे जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ती है। समझ में आ गया, सब चीज को प्रॉफिट से जोड़ के देखते हैं हम एलपीएम में, जिससे जुड़वा जुड़वा बच्चे, किसके जुड़वा बच्चे, भेड़ और बकरी के जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है,
अब जो फ्लशिंग में जो लेम्बिंग क्रॉप है ना, कितने लेम्ब बढ़ जाते हैं। जैसे हम फ्लशिंग कर रहे हैं, सो हमारे पास सिप है, उनको हम फ्लशिंग की ब्रीडिंग सीजन के दौरान अतिरिक्त मात्रा में दाना दिया, तो लगभग 10 से 15% लेम्ब बढ़ जाएंगे। यदि फ्लशिंग नहीं करते, उसमें से मान लो आपके 150 लेम्ब होंगे, फ्लशिंग कर दी तो लगभग 15 लेम्ब बढ़ जाएंगे, तो लगभग 165 लेम्ब हो जाएंगे। यानी 15 लेम्ब का फायदा हुआ फ्लशिंग करने से। तो 15 लेम्ब का फायदा होने से 15 लेम्ब हम ज्यादा सेल कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आप 10 सिप से ही बात कर लो, जैसे ये 10 सिप है, मैनेजमेंट बता रहे हैं कैसे फायदा होता है ओनर को। आप जब गवर्नमेंट लगोगे, तब आप ऐसे कैलकुलेशन आप समझा पाओगे, आपके पास ये नॉलेज होगा, तो आप फार्मर का फायदा करवा पाओगे। 10 सिप है, इसको 5 किलो एक सिप को दिया, तो 10 सिप को कितना हो गया, 50 kg। ठीक है, 50 kg दाने की जरूरत है आपके 10 सिप है तो। और 1 किलो 30 रुपए के हिसाब से आता है। ठीक है, 30 रुपए के हिसाब से तो कितने हुए, 1500 रुपए। अब मानो आप 10 में से एक लैम्प ज्यादा पैदा हो गया, यानी 10 सिप है, उसमें से आपके 15 होता, और फ्लशिंग की तो 16 पैदा हो गए, यानी एक बच्चा भी ज्यादा पैदा हो गया। वैसे तो 2-3 ज्यादा हो जाते, एक बच्चा भी ज्यादा पैदा हो गया, तो एक बच्चे की मार्केट में 3-4 महीने में भी बेचोगे, तो लगभग 5,000 तो उसकी कीमत रहने वाली है, 5,000 रुपए। तो फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट में है तो भी, फ्लशिंग के बाद भी फार्म। फ्लशिंग से क्या हो जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग के चांस कम होते हैं, सभी सिप एक साथ हीट में आ जाएगी, दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे एक सिप में, कम से कम दो तो होंगे, तो एक बच्चे भी ज्यादा पैदा होता 10 में से, तो भी फायदा। तो 3 पैदा हो गए तो सीधा 15,000 का, और पैसे कितने लगे, 1500 रुपए। तो ये मैनेजमेंट है। यदि आप किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट से करोगे, डेयरी फार्मिंग हो चाहे बकरी पालन हो, तो आपको मैनेजमेंट से ही प्रॉफिट होता है। मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे फ्लशिंग है, कलिंग हटा हमने कर दी, डिस बडिंग कर दी, है ना, और जो कोलेस्ट्रम फीडिंग है, कास्टेशन की एज है, जैसे मीट पर्पज के लिए रख रहे हैं तो कास्टेशन कर दिया, तो वो महंगा बिकेगा। ये भी एक मैनेजमेंट ही है। ठीक है, एक तो हो गई फ्लशिंग। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, स्टीमिंग अप। क्या पढ़ेंगे, स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप, फ्लशिंग कब कर रहे हैं, ब्रीडिंग सीजन से पहले। स्टीमिंग अप कब कर रहे हैं, लास्ट का जो प्रसव काल होता है, गर्भ धारण का जो लास्ट का टाइम पीरियड होता है, उसमें पशु को ज्यादा एनर्जी और पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका विकास लास्ट के समय काफी ज्यादा तीव्र होता है, बच्चे का विकास जल्दी होगा, और जो फीमेल है उसको अगले ब्यात में दूध भी देना। ये दोनों तैयारी करनी है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी और पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कैसे मिलेंगे, जब हम उसको अतिरिक्त मात्रा में, जो लास्ट का जो गर्भ काल होता है, लास्ट की जो तिमाही होती है, उसमें हम अतिरिक्त जो दाना देते हैं, उसको क्या कहेंगे, स्टीमिंग अप। और ये कितने दिन, लगभग गाय हो तो लगभग 2 से 3 महीने के आसपास, और बकरी हो तो लगभग 1.5 महीना। ठीक है, लास्ट की तिमाही, उसमें हमें स्टीमिंग अप करनी होती है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चे को फायदा होगा, बच्चे का विकास जल्दी होता है, तो माँ को एनर्जी ज्यादा चाहिए लास्ट में। शुरू में विकास धीरे धीरे होता है, जैसे ही लास्ट का टाइम पीरियड आता है गर्भ काल का, बच्चा बहुत तीव्र गति से ग्रोथ करता है, और माँ को अगले ब्यात में दूध देने के लिए तैयारियां करनी होती है, जैसे अडर का विकास करना है, अगले लैक्टेशन में दूध ज्यादा देना है, तो उसके लिए ये स्टीमिंग अप फायदेमंद रहती है। तो मैं इसको लिख दूं, यानी गाभिन गाभिन पशुओं में अंतिम तिमाही, अंतिम तिमाही समझ रहे हो, लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है, गाय में 3 मंथ का होता है, बकरी में 1.5 मंथ के आसपास होता है। अंतिम तिमाही में अतिरिक्त मात्रा में अतिरिक्त मात्रा में मात्रा में दाना या कंसंट्रेट, दाना या कंसंट्रेट कंसंट्रेट देने
की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है जिससे भ्रूण का विकास अच्छे से होता है, जिससे भ्रूण का विकास अच्छे से होता है, अच्छे से होता है, ठीक है। और पशु अगले ब्यात में, अगले ब्यात में अच्छा उत्पादन करता है, ब्यात में अच्छा उत्पादन करेगा, उत्पादन अच्छा करेगा तो हमें फायदा होगा, हमारा फार्म प्रॉफिट में चलेगा। तो स्टीमिंग अप हो गया, फ्लशिंग हो गया, कर्लिंग यानी हटाना है, फ्लशिंग ब्रीडिंग सीजन में करते, बस ये ध्यान रखना। 2 से 3 सप्ताह पूर्व क्यों कर रहे हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन के लिए, जुड़वा बच्चों के लिए। और ये स्टीमिंग अप क्यों कर रहे हैं? गर्भधारण तो हो गया, लेकिन अब लास्ट में जो बच्चे का विकास जल्दी हो रहा, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, इसलिए ये स्टीमिंग अप कर रहे हैं। इससे भ्रूण का विकास अच्छे से होगा और अगले ब्यात में दूध भी ज्यादा होगा, ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों, हमने स्टीमिंग अप फ्लशिंग की बात की, इससे मिलता जुलता एक शब्द है चैलेंज फीडिंग, यानी गाय वो भैंस को एक चैलेंज कर रहे हैं कि तू कितना दूध दे सकती है, तो चैलेंज करना, चैलेंज फीडिंग, यानी ये एक तरह का टेस्ट है, क्षमता, गाय की क्षमता को देखने के लिए कि ये कितना उत्पादन दे सकती है अधिकतम। तो क्या करते हैं, जैसे ही गाय का जो बच्चा होता है, काविंग होती है, उसके बाद में इसको अतिरिक्त मात्रा में कंसंट्रेट दिया जाता है, और कंसंट्रेट की मात्रा, बांटे की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है, लगभग 500 ग्राम डेली बढ़ाया जाता है। अब बांटे की मात्रा बढ़ाओगे तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि बांटा बढ़ा रहे हो, पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, जिससे दूध ज्यादा बनेगा। तो दूध बढ़ेगा और बांटा भी बढ़ा रहे हैं, चल रहा है दोनों काम, बांटा बढ़ा रहे हैं और दूध भी बढ़ेगा, क्योंकि पोषक तत्व ज्यादा मिल रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी, दूध बढ़ना बंद हो जाएगा, अधिकतम दूध पे पहुंच जाएगी। अब आप बांटा भी बढ़ाओगे तो भी दूध नहीं बढ़ेगा। इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? चैलेंज फीडिंग, यानी गाय को चैलेंज करना कि अधिकतम दूध कितना दे सकती है। तो गाय कहेगी दूध तो अधिकतम दे दूंगी, मुझे क्या चाहिए? पोषक तत्व। तो हम डेली 500 ग्राम उसका बांटा बढ़ाते हैं, पोषक तत्व बढ़ेंगे, उसके साथ दूध उत्पादन बढ़ेगा। एक स्तर ऐसा आएगा, दूध उत्पादन स्थिर हो गया, और बांटा हम बढ़ाएंगे तो भी दूध उत्पादन उतना ही रहना। तो जो दूध उत्पादन एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगा, तो उसको चैलेंज फीडिंग कहते हैं। तो गाय का अधिकतम दूध उत्पादन के लिए जो हम अतिरिक्त जो राशन देते हैं, इसको क्या कहेंगे? चैलेंज फीडिंग। गाय को चैलेंज कर रहे कि कितना दूध दे सकती है तू, है ना, क्षमता नापने के लिए जो फीडिंग देते हैं उसको चैलेंज फीडिंग कहते हैं। लिखो चैलेंज फीडिंग, चैलेंज फीडिंग। इसमें 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 गाय लिख लो या भैंस लिख लो, इसमें गाय को प्रतिदिन प्रतिदिन अधिक प्रतिदिन अधिक मात्रा लगभग 500 ग्राम अधिक मात्रा बढ़ाकर बढ़ाकर कंसंट्रेट कंसंट्रेट दिया जाता है। बहुत आसान लैंग्वेज हो गई, दिया जाता है, दिया जाता है, जब तक कि गाय, जब तक पशु अपने अधिकतम पशु अपने अधिकतम अधिकतम दूध उत्पादन पर दूध उत्पादन पर नहीं पहुंच जाता, पर नहीं पहुंच जाता। तो अधिकतम दूध उत्पादन पे पहुंच गया तो हम उसकी कैपेसिटी पता चल गई, ठीक है। अधिकतम दूध उत्पादन यानी पीक मिल्क यील्ड, है ना, पीक मिल्क। ये बच्चों बहुत आसान लैंग्वेज लिखा रहा हूँ
ताकि आपको एग्जाम में पढ़ने के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे तो बहुत हार्ड है, तो मैं इसको आसान लिख रहा हूँ। अधिक प्रतिदिन अधिक मात्रा में 500 ग्राम आटा दिया जाता है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने अधिकतम उत्पादन पर पहुंच सके, मिल्क यील्ड पर पहुंच सके। जब ये और पहुंच जाएगी और अधिकतम मिल्क यील्ड पे पहुंचने के बाद, यानी पीक मिल्क यील्ड पर पहुंचने के के बाद यदि हम कंसंट्रेट बढ़ाएंगे, यदि हम कंसंट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो भी क्या होगा? उत्पादन नहीं बढ़ता है। ठीक है। अब कौन सी गाय ज्यादा फायदा देगी? बांटा बढ़ा रहे उसके साथ दूध बढ़ाती है, वो गाय फायदा देगी, या ऐसी गाय फायदा देगी बांटा चाहे कितना ही दे दो, दूध तो उतना ही होना है, कम ही होगा, तो वो गाय फायदा नहीं करेगी। बांटा देने के साथ साथ क्या करता है, जो गाय दूध नहीं बढ़ाती उसका वजन बढ़ने लगता है, जो कि फायदेमंद नहीं है, इसलिए हम उसको कल ही कर देते हैं। और यदि दूध बांटे के साथ दूध उत्पादन बढ़ता है तो वो गाय अच्छी होती है, अच्छी डेयरी ब्रीड होती है। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।